लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है आपका चैप्टर नंबर 5 में, वो बात है बार मैग्नेट्स की। अब बार मैग्नेट क्या होता है? जैसे आपने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा, सोलेनॉइड में करंट फ्लो करता है, उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सिमिलर होती हैं बार मैग्नेट के साथ। तो बार मैग्नेट होता क्या है? बार मैग्नेट इज अ बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, उसी तरह से आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल होगा। डाइपोल का मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट हैविंग सम डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे इलेक्ट्रिकल डाइपोल में एक प्लस क्यू चार्ज था, एक माइनस क्यू चार्ज था, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस था। इसी तरह मैग्नेटिक डाइपोल में एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, और दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है। अब बार मैग्नेट कैसा दिखता है? बार मैग्नेट कुछ ऐसा दिखता है। इसके पास एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ये डिस्टेंस है मैग्नेटिक लेंथ। अब जिस तरह से आप चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात करते थे, आप चार्जेस में क्या लेते थे? एक लेते थे प्लस क्यू और एक लेते थे माइनस क्यू, हैविंग सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। उसी तरह से ये उसका एक कह सकते हो कि एक कंपेरेबल चीज है मैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रिसिटी में जो काम इलेक्ट्रिकल डाइपोल करता है, मैग्नेटिज्म में सेम काम मैग्नेटिक डाइपोल करता है। अब मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो एक तो ये बार मैग्नेट की शेप में हो सकता है, एक आपने पढ़ा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये याद है? इसमें क्या बताया था? अगर करंट फ्लो करता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो ये कैसा बनता है? इट बिहेव्स एज नॉर्थ पोल। और अगर करंट फ्लो करता है क्लॉकवाइज सेंस में तो इट बिहेव्स एज साउथ पोल। तो ये तो आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और अगर क्लॉकवाइज करंट हो तो ये कैसे बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरह। सो किसी करंट कैरिंग लूप को आप मैग्नेटिक डाइपोल कंसिडर कर सकते हो। एक तरफ से देखोगे साउथ पोल है, तो दूसरी तरफ से देखने पे वो क्या दिखेगा? नॉर्थ पोल। सो दिस इज ऑल्सो करंट कैरिंग लूप ऑल्सो बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक dipole. Current carrying loop also behaves as a magnetic dipole. Now for any magnetic dipole, you need poles, magnetic moment. जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप डिफाइन क्या करते थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप डिफाइन करते थे इसकी स्ट्रेंथ के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल में आप डिफाइन क्या करोगे? मैग्नेटिक डाइपोल में आप डिफाइन करोगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये बेसिकली क्या देता है? ये देता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब कि कोई मैग्नेटिक डाइपोल कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो कौन बताता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसका रिलेशन आपको याद होगा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है? NIA। ध्यान है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया वेक्टर। मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? नॉर्मल टू एरिया। इतना याद है? इसमें बार मैग्नेट में कैसी होती है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। अभी थोड़ी देर में इलैबोरेट करूंगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आपके पास +5 कूलम का है, +6 कूलम का है,
+2 कूलम का है, -1 कूलम का, -3 कूलम का, ये चार्ज है, ये चार्ज की स्ट्रेंथ है, चार्ज की वैल्यू है। इसी तरह से बार मैग्नेट में जो कॉर्नर में मैग्नेटिक पोल्स हैं उनकी कितनी स्ट्रेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। अभी थोड़ी देर में नंबर्स और उन सब पे आऊंगा, अभी जस्ट एक ब्रीफ रिव्यू है। सो ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो, पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपको पोल स्ट्रेंथ पता है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया यहां तक, क्लियर? अच्छा, मैग्नेटिक लेंथ और एक्चुअल लेंथ उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। मतलब ये बार मैग्नेट है आपके पास, या नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, तो यहां से हम सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। इसको मैग्नेटिक लेंथ नहीं बोलना चाहिए, ये बेसिकली हो गया डायपोल लेंथ। जो डायपोल लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ, एक्चुअल मैग्नेट लेंथ ऑफ मैग्नेट, और ये डायपोल लेंथ। जो डायपोल लेंथ है ये अराउंड 0.84 टाइम्स लेंथ ऑफ मैग्नेट होती है, अप्रोक्सीमेटली 0.84 टाइम्स लेंथ ऑफ मैग्नेट के बराबर होती है। ठीक है, बट हम जो डिस्टेंस लेंगे डायपोल के लिए वो कौन सा लेंगे, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस। दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल टी, जो छोटा वाला डिस्टेंस है, टोटल लेंथ नहीं, छोटा वाला लेंथ। इतनी बेसिक बात समझ में आ गई? पक्का सबको क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक? यस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। sir. थोड़ा सा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कंसेप्ट है, एक्सप्लेन करना है, लर्निंग वर्क है ज्यादातर। जब लिखने वाला पार्ट आएगा, मैथमेटिकल जब आएगा तो मैं बोलूंगा कि आप लिखो, अभी नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए पहले समझो चीजों को। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। सबसे पहली प्रॉपर्टी बार मैग्नेट की क्या है कि जो बार मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है अट्रैक्ट करने के लिए, वो सबसे ज्यादा कहां पे होगी, पोल्स पे। तो स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज मैक्सिमम एट पोल्स। मतलब अगर आपके पास ये बार मैग्नेट है और आपने छोटे 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 आयरन फिलिंग्स ले लिए, उसके पास इसको लेके गए, तो सबसे ज्यादा कहां पे स्टिक करेंगे, आप नोटिस करोगे सबसे ज्यादा पोल्स पे स्टिक कर जाएंगे, दोनों पोल्स पे। सबसे ज्यादा दोनों पोल्स पे होंगे, बीच में थोड़े से होंगे, पर सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स कहां पे होंगे, दोनों पोल्स पे होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? सो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट वो हाईएस्ट, वो सबसे ज्यादा कहां पे होता है, दोनों पोल्स पे। ठीक, अच्छा दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। बार मैग्नेट always points in the north-south direction. जिस बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करोगे वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, नॉर्थ साउथ में। इसको आज ही थोड़ी देर में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि वो नॉर्थ साउथ में ही क्यों करेगा, वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा। सपोज आपके पास ये बार मैग्नेट है, ये पॉइंटेड एंड है नॉर्थ, ये है साउथ। अगर मैं इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पकड़ के लटका दूं तो ऑटोमेटिकली ये नॉर्थ कहां पॉइंट करेगा, अर्थ के नॉर्थ की तरफ। ये साउथ कहां पॉइंट करेगा, अर्थ के साउथ की तरफ।
ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्या होता है वो आज ही थोड़ी देर में बताऊंगा जब अर्थ के मैग्नेटिज्म की बात करूंगा। इतनी बेसिक बात समझ में आई? ये तो आपको पता ही है, कंपास आप यूज करते हो, जो एरो होता है वो कहां डायरेक्शन कहते हैं ना, ये रहा नॉर्थ पोल, ऐसे ही बोलते हो ना, या ऐसे ही बोलते हो ना, क्यों है वो नॉर्थ पोल? अगर ये नॉर्थ है तो उस नॉर्थ को क्या करना चाहिए? रिपेल करना चाहिए। अर्थ के भी दो तरह के नॉर्थ पोल होते हैं, एक होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ, मतलब डायग्राम वाइज जो नॉर्थ है, और एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। अर्थ की अपनी फील्ड भी तो है जो कि इस मैग्नेट के साथ पंगे ले रही है, वो होता है मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ। आएंगे उसकी डिटेल में अभी थोड़ी देर में। पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए अभी फॉर द टाइम बिंग कि अगर आप किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, हवा में लटका देते हो, तो वो कहां पॉइंट करता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। मतलब उसका नॉर्थ कहां पॉइंट कर देता है? नॉर्थ की तरफ। उसका साउथ कहां पॉइंट कर देता है? साउथ की तरफ। इतनी बात क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट, like poles repel and unlike poles attract। पता है सबको ये? like poles repel, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। नॉर्थ साउथ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। साउथ साउथ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। बेसिक प्रॉपर्टी। कहने का मतलब एक चीज ध्यान रखो कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, तो जो प्लस चार्ज होगा वो किसको कोरस्पॉन्ड करेगा? नॉर्थ पोल को। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है वही इफेक्ट मैग्नेटिज्म में कौन शो करेगा? नॉर्थ पोल। इसी तरह से माइनस चार्ज को कौन कोरस्पॉन्ड करेगा? साउथ पोल। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम नेगेटिव चार्ज करता है मैग्नेटिज्म में सेम काम कौन करेगा? साउथ पोल। इतनी बात समझ में? नाउ ये हो गई कुछ तीन प्रॉपर्टीज। इसके अलावा मैग्नेटिक मोनोपोल्स, डू नॉट एग्जिस्ट। अब ये मोनोपोल क्या होता है? सपोज करो आपके पास ये बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट को अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हो, आपने हथौड़ा लिया, बीच में तोड़ दिया, तो ये सिंगल पोल नॉर्थ अलग साउथ अलग नहीं होगा, दो मैग्नेट्स बन जाएंगे। सो मैग्नेट का मोनोपोल, सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज द फर्स्ट मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिज्म में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, ये बात सबको समझ में आ गई? फिफ्थ पॉइंट, magnet induces magnetic field, magnet induces magnetism in a magnetic substance, magnetic नहीं, in a substance when it is brought closer to it। जैसे सपोज करो आप एक बार मैग्नेट को लेके गए एक आयरन के नीडल के पास, सो आयरन के नीडल में भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया। कैसे? इसका सिंपल एग्जांपल, मेरे पास ये बार मैग्नेट है, सपोज मैंने क्या किया, एक आयरन के नीडल को लिया, इसके पास रख दिया, मतलब पास रखा, बिल्कुल ऑटोमेटिकली वो चिपकेगी। मतलब उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ होगा ना, उसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म आया होगा। जैसे इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, इंडक्शन से अट्रैक्शन आती है
क्यों? क्योंकि नॉर्थ साउथ है, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव है। जब नेगेटिव को आप पास लेके जाओगे तो इस सरफेस पे क्लोजर फेस पे क्या इंड्यूस हो जाता है? पॉजिटिव इंड्यूस हो जाता है। सेम यहां पे होता है, ये नॉर्थ साउथ है, अगर नॉर्थ को मैं पास लेके आया तो ऐसा स्पेसिमेन, ऐसा सब्सटेंस जो कि मैग्नेटाइज हो सकता है, उस मैग्नेटिज्म, उस सब्सटेंस में एक तरफ क्या इंड्यूस हो जाएगा? साउथ पोल, दूसरी तरफ क्या इंड्यूस हो जाएगा? नॉर्थ पोल। ये दोनों एक दूसरे को टकरा जाएंगे, चिपक जाएंगे। समझ में आ गई? यहां तक क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर? ये कुछ बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे डिफाइन करते हो? मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले डिफाइन किया कि इट्स अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटाइजिंग फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। वैसे मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हमने चार्ज की टर्म्स में डिफाइन किया था। चार्ज की टर्म्स में डिफाइन करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हमने कैसे डिफाइन किया था? F = QV sin थीटा से। उसमें B को बोला F/QV sin थीटा। तो अगर Q को 1, V को 1, sin थीटा को 1 रखते हैं तो B और F क्या हो जाते हैं? बराबर। तो हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी एट राइट एंगल्स टू द फील्ड। याद है ये बात? यहां पे भी आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड, पहली इसकी बेसिक बात, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट in which magnet or a current carrying conductor in which magnetizing force can be experienced। उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बेसिक बात है। अब बार मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन किया था? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यहां पे मैंने आपको क्या बताया? जो काम वहां पे पॉजिटिव चार्ज करता है वो काम यहां पे कौन करता है? नॉर्थ पोल। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is the force at a point is the force experienced by unit north pole placed at that point। यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। जैसे ये इमेजिनरी, ऑब्वियसली, जैसे वहां पे हम कंसिडर करते थे दो चार्जेस पड़े हैं, 3 है, 4 है, 10 हैं। अगर आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करते थे? वहां पे पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लेते थे। जो फोर्स की डायरेक्शन होती थी वही फील्ड की डायरेक्शन होती थी। यहां पे आप क्या करोगे? किसी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आप क्या करोगे? वहां पे नॉर्थ पोल मान लोगे। तो जो मैग्नेटिक, जो उसकी डायरेक्शन होगी फोर्स की, वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ऑब्वियसली वहां पे हमने फोर्स के फॉर्मूलाज पढ़े थे, इधर भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? आते हैं उस पे भी। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक टर्म और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो बार मैग्नेट है, ये रह गया बीच में, पहले बताना चाहिए था। बार मैग्नेट है, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। यहां पोल स्ट्रेंथ होती है +m -m। +m ले लिया मैंने नॉर्थ पोल को पॉजिटिव, -m ले लिया साउथ पोल को। अब अगर इसकी मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं, गैप में 2l ले लेता हूं दोनों के बीच में, तो ये होगा m × 2l। अगर इस बार मैग्नेट को मैं हॉरिजॉन्टली कट कर देता हूं
आधा कर देता हूं तो पोल स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पोल उतना ही बड़ा है। ये माइनस एम हो जाएगा अगर मैं इसे कट कर देता हूं दो हिस्सों में। अब एक इंडिविजुअल हिस्से की मैग्नेटिक मोमेंट हो गई m इंटू एल। सो पहली वाली मैग्नेटिक मोमेंट से आधी हो जाएगी। अगर मैं इसे ट्रांसवर्सली और वर्टिकली कट करता हूं तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। दोनों पार्ट्स में डिवाइड होने पे पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम क्योंकि पोल उतना ही साइज का है। फर्क किसका पड़ा? लेंथ का। तो लेंथ जब आप आधी हो गई तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। दूसरा, अगर ऐसे ना कट करके अगर मैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल कट करता हूं, इस तरह से कट करता हूं दो हिस्सों में, अब क्या हो जाएगा? जो एक छोटा हिस्सा बना उसकी पोल स्ट्रेंथ हो गई हाफ। लेंथ उतनी ही है जो पहले थी, तो अब मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हो जाएगी? m/2 इंटू 2l मतलब ml। तो पहले वाले पोल स्ट्रेंथ का, ओरिजिनल पोल स्ट्रेंथ का फिर से क्या आया? हाफ। सो आप किसी बार मैग्नेट को कैसे कट करोगे, किस पे इफेक्ट पड़ेगा वो याद होना चाहिए। ये बार मैग्नेट है, अगर मैं इस तरह से बीच में से काटता हूं तो लेंथ आधी आधी हो रही है, पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगी। अलोंग द ट्रांसवर्सल, अलोंग द हॉरिजॉन्टल काटता हूं तो क्या होगा? तो लेंथ सेम रहेगी, पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी। पोल स्ट्रेंथ हाफ होने से क्या हाफ हो जाएगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इतनी बात समझ में आ गई? ये इसका बेसिक बात। अब फोर्सेस की हम बात करते हैं। इसमें भी आपका कूलम्स लॉ का टाइप का फॉर्मूला है। कूलम्स लॉ ये लिखना होगा, 2 मिनट पहले सामने समझेंगे। कूलम्स लॉ इसमें कैसा बनता है? अगर टू पोल्स having pole strength m1 and m2 are placed r distance apart, then force of attraction or repulsion is given by F is equal to mu naught upon 4 pi m1 m2 by r square। बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन है, k q1 q2 by r square। इसमें वो k क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। चार्जेस की जगह क्या आ जाएगी? पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर रिलेशन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 by r स्क्वायर। मतलब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? F by m नॉट। जैसे उसमें था ना, क्या था? F by q नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसमें क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल। सो m नॉट से डिवाइड करो, और ये बेसिकली अगर आप इसमें, ये किस कॉन्सेप्ट में लगेगा? अगर आप सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज ले लेते हो, अगर सोर्स चार्ज, सोर्स पोल have pole strength m and test pole has m नॉट, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m नॉट बाय आर स्क्वायर। जब डिवाइड करोगे तो b का एक्सप्रेशन बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय आर स्क्वायर। क्या ये सिचुएशन सबको क्लियर? ये मैथमेटिकल क्लियर? इतना लिखो पहले, ये लिखो, ये काम आएगा अभी थोड़ी देर में। आगे देखो कुछ पॉइंट्स, उनके एग्जैक्ट नाम एक बार दोबारा ये आगे कर देता हूं। बार मैग्नेट में मैंने अभी आपको बताया उसका प्रॉपर नेम क्या है। अगर हमने ये बार मैग्नेट बात की
नॉर्थ और साउथ के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, जिसको मैंने डाइपोल लेंथ भी बोल दिया, एक ही बात है। और ये जो टोटल लेंथ है इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ बात तो वही है, उसमें मैंने लेंथ ऑफ द मैग्नेट पूरा वर्ड यूज किया था। स्पेसिफिक नाम क्या होता है? ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ। रेशियो कितनी मैंने बताई? मैग्नेटिक लेंथ 0.84 टाइम्स ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है, अच्छा स्मॉल एम के यूनिट्स, पोल स्ट्रेंथ जो है, पोल स्ट्रेंथ के यूनिट्स क्या होंगे बताओ? पोल स्ट्रेंथ के यूनिट्स क्या होंगे? सोचो कैसे निकालोगे? मैग्नेटिक मोमेंट के यूनिट्स क्या होते हैं? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, याद है? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट को आप NIA लिखते हो। सो मैग्नेटिक मोमेंट के यूनिट्स क्या होते हैं? एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर। अब पोल स्ट्रेंथ के यूनिट्स कैसे निकालोगे? स्मॉल एम कितना है, कैपिटल एम कितना है? स्मॉल एम इंटू 2L। तो स्मॉल एम कितना हुआ? कैपिटल एम अपॉन 2L। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। तो पोल स्ट्रेंथ के यूनिट्स क्या हो गए? एम्पियर मीटर। अब आप इससे डायमेंशंस भी निकाल सकते हो। डायमेंशंस क्या होंगे? AL मीटर के लेंथ हो गए, और एम्पियर के A लिखते हो ना, तो AL इसके क्या हो गए? डायमेंशंस। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, साथ साथ लिख लो। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं? जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैग्नेट की फील्ड निकालने के लिए आप क्या करते हो? दो डेरिवेशंस आपने की थी, एक की थी एक्सियल लाइन और दूसरी की थी इक्वेटोरियल लाइन, मैग्नेट की फील्ड डिफाइन करने के लिए। सेम काम यहां पे करेंगे, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन की डेरिवेशन करेंगे। एक्सियल लाइन में, एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है? अलोंग द एक्सिस। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर ऊपर। एग्जैक्ट सेम डेरिवेशन है। मैं बोर्ड पे करूंगा, आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं एक्सिस पे निकालना चाहूं तो हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? एक्सिस पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालोगे? यूनिट नॉर्थ पोल कंसीडर करके। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, कैसे निकालते हो? आप उधर नॉर्थ पोल कंसीडर कर लेते हो। तो एक्सियल लाइन पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यह है नॉर्थ पोल, यह है साउथ पोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2L। मैं ज्योमेट्रिक लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं, ये कौन सी लेंथ की बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक लेंथ की। सेंटर से x डिस्टेंस दूर P पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चाहिए। सेंटर से x डिस्टेंस दूर मुझे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ चाहिए, वो चाहिए, वैल्यू चाहिए। साउथ पोल से डिस्टेंस कितना हो गया? x माइनस एल। नॉर्थ पोल से डिस्टेंस कितना हो गया? x प्लस एल। हाँ कि ना? अब इसको A पॉइंट बोल दिया, इसको B पॉइंट बोल दिया। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड P पे A की वजह से, नॉर्थ कंसिडर करो, नॉर्थ क्या करेगा? उसे रिपेल। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड P पे A की वजह से। वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M बाय x प्लस एल का होल स्क्वायर। यस और नो? नॉर्थ कंसिडर किया, नॉर्थ क्या करेगा? उसे रिपेल। फॉर्मूला क्या हो गया? के एम बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सेम रिलेशन जैसे आप पहले कर रहे हो। इसी तरह साउथ के लिए, साउथ की वजह से निकालना है तो यहां नॉर्थ कंसिडर करो, पी पे क्या होगा? अट्रैक्शन। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी कितना हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाय एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। इसकी पोल स्ट्रेंथ को लिया प्लस एम, इसकी पोल स्ट्रेंथ को लिया माइनस एम। ये हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं तो दोनों में के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू की जगह क्या यूज हुआ? एम यूज हुआ।
ठीक, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P वो हो जाएगा बड़े में से छोटा माइनस मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू B माइनस मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू A। सो मैग्नेटिक फील्ड एट P कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M बाय x माइनस एल का स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M बाय x प्लस एल का स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन, M कॉमन, बचा 1 अपॉन x माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस एल का स्क्वायर। यस और नो, यही बचेगा। दोनों का एलसीएम लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M, एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम मेथड चल रहा है, उसकी डेरिवेशन इसकी डेरिवेशन वो आती है, इसको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, एग्जैक्ट सेम लॉजिक है। कितना हुआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। M इंटू 2l क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, तो बनेगा ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M x बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसमें भी वही स्पेशल केस, शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट मैग्नेट, x बहुत बड़ा होगा L के कंपैरिजन में, सो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M बाय एक्स क्यूब। उसमें भी यही था, 2kp बाय एक्स क्यूब था, p की जगह क्या यूज हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट, k की जगह क्या यूज हुआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बाकी सब कुछ सेम है। लॉजिक समझ में आ गया सबको, क्लियर। और इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां आई, इस तरह। सिमिलरली अगर आपके पास होता इक्वेटोरियल लाइन, मैं पीछे कर दूंगा, लिखना बाद में, पहले समझ लो, अपने हाथ से करना। इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन में क्या होता है, आपके पास नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, सेंटर है, दोनों के बीच में गैप है 2l का। आपने सेंटर से परपेंडिकुलर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एट अ डिस्टेंस x। सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों की वजह से फील्ड्स निकालो। इसकी डायपोल है प्लस m, इसका है माइनस m। प्लस m की वजह से रिपल्सिव, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू A, और माइनस m की वजह से अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू B। अब क्या करोगे, दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे, कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे, कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे, इसको मान लिया थीटा, ये भी कितना हुआ थीटा, ये भी थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये थीटा तो ये थीटा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये आता है ना सबको। कंपोनेंट्स में डिवाइड करो, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी BPA cos थीटा प्लस BPB cos थीटा। सो BPA प्लस BPB cos थीटा। वैल्यू डालो, BPA BPB की वैल्यू, BPA की वैल्यू और BPB की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगी, कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाँ की ना, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना पाइथागोरस से, इसका स्क्वायर करेंगे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो एल बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। M इंटू 2l क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट, फॉर्मूला आया म्यू नॉट M
बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। एग्जैक्ट सेम रिलेशन है, सिमिलर मतलब सेम नहीं, सिमिलर रिलेशन है। सो इसमें भी फॉर शॉर्ट डाइपोल x बहुत बड़ा होगा l के कंपैरिजन में, सो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर लिख दोगे, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी μ0/4 m बाय एक्स क्यूब, और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आ गई टूवर्ड्स राइट। आई समझ बात? इतना क्लियर है सबको? पक्का? प्लीज अपने हाथ से दोनों लिखिए, फिर हम आगे चलेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब कुछ पॉइंट्स और, एक जो पहले होना चाहिए था वैसे, पर कोई बात नहीं, आई थॉट आपको पता होगा बट डजंट मैटर, मैं एक बार बता देता हूं। पता नहीं 9th-10th कितना तमीज से पढ़े हुआ। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, पढ़ा हुआ है ना आपने, छोटे थे तो। एक बार दोबारा देख लो। ये एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे पास करती हैं? नॉर्थ से साउथ में, और फिर अंदर साउथ से नॉर्थ में। ये पढ़ा हुआ ना बेटा आपने? मैंने इसीलिए पहले नहीं बताया, बट डजंट मैटर, एक बार बता दे तो ठीक रहता है। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। सो मैग्नेटिक फील्ड is from north pole to south pole outside magnet and south to north inside। आपने ये चीज भी पढ़ी है क्लास 10th में, बट फिर से देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कौन सी होती है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थी कि टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। पता है ना सबको बेटा ये? टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। नाउ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी, सबसे मेजर डिफरेंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से स्टार्ट हो, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं, ये नहीं होती। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये फॉर्म करती हैं क्लोज लूप्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप फॉर्म करती है। हमने मैग्नेटिज्म में भी देखा पिछले चैप्टर में, ये आपने बचपन में भी देखा क्लास 10th में। दूसरी प्रॉपर्टी, नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट। सेम रीजन, क्या रीजन? बिकॉज इफ दे डू सो then at the point of intersection we may draw two tangents which means two directions of magnetic field at a single point which is not possible। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली प्रॉपर्टीज से मैच करती हैं। कौन सी? कि क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, क्राउडिंग सिग्निफाइज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जितनी पास पास होंगी मतलब उतनी ही क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। किसी रीजन में 50 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है,
उतने ही रीजन में 5 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो 50 वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी, 5 वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। ये सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। हाँ जी, इनसाइड होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना। अब खुद सोचो, पूरे स्पेस में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो सारी की सारी यहां से तो पास करेंगी करेंगी, ठीक है। डायरेक्शन इसकी कौन सी है याद रखनी है, आउटसाइड मैग्नेट, आउटसाइड मैग्नेट ये होती है नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट ये क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको क्लियर है ये बचपन में सारा कुछ पढ़ा हुआ है, इसलिए एक बार ब्रीफ दिया सिर्फ मैंने दोबारा कि चलो कोई नहीं। अब आ जाते हैं वापस, कंटिन्यू करते हैं मैग्नेट की उस प्रॉपर्टीज पे, मैग्नेट की फील्ड पे। इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा था, उसी तरह मैग्नेटिक डायपोल या बार मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। बार मैग्नेट, मैं टाइम दूंगा लिखने का, पहले सामने देखेंगे। इन मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में कैसे काम करेगा। ये आपके पास ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास एक बार मैग्नेट है। नॉर्थ पोल पे फोर्स किस तरफ लगेगी, इन द डायरेक्शन। साउथ पे कहां लगेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम इफेक्ट जो आपका इलेक्ट्रिक में होता था। नॉर्थ पे फोर्स क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बी है तो इस पे होगा प्लस एम इंटू बी। उसमें क्या था, क्यू इंटू ई, इसमें क्या हो जाएगा, एम इंटू बी। इस पे फोर्स कितनी होगी, माइनस एम इंटू बी। सो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दोनों के बीच में अगर ये थीटा एंगल है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर थीटा एंगल है, सो टॉर्क एक्ट करेगी। दीज फोर्सेस फॉर्म कपल, therefore torque will act. टॉर्क क्या होता है, ड्यू टू कपल, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया। ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये 2l है, ये हो गया 2l साइन थीटा। सो 2l साइन थीटा, एग्जैक्ट सेम स्टेप्स हैं। m इंटू 2l क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट, mb साइन थीटा। mb साइन थीटा कितना हुआ, m क्रॉस b। इसी में अगर आप डायपोल को रोटेट करते हो, इफ डायपोल इज रोटेटेड by an angle d theta against this torque, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, टाउ डी थीटा। हाँ कि ना। लीनियर मोशन में वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल में क्या होता है, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा ना, मैग्नेटिज्म कर रहे हैं, एम बी साइन थीटा डी थीटा। टोटल वर्क एम बी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। लिमिट थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। एग्जैक्ट सेम स्टेप्स, एम बी की जगह पीई था, बाकी सब कुछ सेम। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस एम बी cos theta 2 minus cos theta 1। ये हो गया वर्क डन का एक्सप्रेशन, विच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट यू हैव गॉट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये डेरिवेशंस याद करनी कितनी आसान है ना, बहुत इजी है, डायरेक्ट चल रही है और वो भी रिवाइज हो रही है। दूसरी बात, उसमें क्या था, एक केस लिया था, अगर थीटा 1 90 डिग्री है एंड थीटा 2 इज थीटा, तो वर्क डन कितना हो गया, माइनस एम बी
कॉस थीटा माइनस कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 0, कितना हुआ माइनस एम बी कॉस थीटा। तो ये वर्क कितना हो गया माइनस एम डॉट बी। ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ माइनस एम डॉट बी। नो वरीज, सबको समझ में आ गई बात यहां तक। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराया था, मैंने बोला था ये सीबीएसई कोर्स में नहीं है बट आ सकता है, जो कौन सा था, टाइम पीरियड वाला, कि आप एक डायपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, आप स्लाइटली डिस्प्लेस करते हो तो वो वापस आके एसएचएम करता है। इस वो वाला पार्ट मैग्नेटिज्म में भी है, क्योंकि यहां पे भी सेम इफेक्ट ही चल रहा है, तो यहां पे भी होगा। ये बोर्ड में आया हुआ है, ये बोर्ड में आया हुआ है। तो अब खुद सोचो, दोनों बिल्कुल सेम है, वहां पे पीई था या एमबी है, बस इतना ही फर्क है। अब उसको ध्यान से देखो, इसी में हम दो सिचुएशंस देख सकते हैं। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए दो चीजें सोच सकते हो। पहला, व्हेन डायपोल, पहली बात, एक मिनट, स्टेबल अनस्टेबल बाद में, पहली बात इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की अगर आप बात करते हो तो इसका मतलब फोर्स 0 होनी चाहिए, जो कि हमेशा है डायपोल पे। माइंड इट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायपोल पे फोर्स 0 है, टॉर्क 0 होनी चाहिए। टॉर्क क्या होता है, पीई साइन थीटा, किसके बराबर चाहिए, सॉरी एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के। एम बी साइन थीटा 0 के बराबर कब होगा, जब साइन थीटा किसके बराबर होगा, 0 के। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगी, तो सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब इक्विलिब्रियम दो तरीके होते हैं, एक होता है स्टेबल, अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब कि व्हेन, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब व्हेन बॉडी इज स्लाइटली displaced from this position it tries to restore itself to its original equilibrium position। आप बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करो उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, तो वापस आने की कोशिश करें, तो वो इक्विलिब्रियम कौन सा कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। या फिर आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब थीटा होगा 0 डिग्री। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस पीई। थीटा 0 डिग्री का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायपोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ हो गई, तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। ठीक है, क्या ये ठीक बनाया, क्या ये ठीक बनाया मैंने, पक्का, सोच लो दोबारा। मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ होती है। एब्सोल्युटली, मैग्नेटिक मोमेंट साउथ टू नॉर्थ होती है, नॉर्थ टू साउथ नहीं होती। क्यों, माइनस क्यू टू प्लस क्यू याद है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है, तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, इस तरफ होगी मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, दूसरी बात, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है व्हेन बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एंड इट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, देन इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, सो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस पीई। ये कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 180। मतलब ये डायपोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और डायपोल क्या हो गया,
नॉर्थ टू साउथ, ये इस तरफ मैग्नेटिक मोमेंट, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड। सर एम बी होगा ना? क्या बेटे? ओ सर ये सॉरी, माइनस पीई क्यों लिया? यार सॉरी यार, वो आदत पड़ी हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, एम बी ऊपर भी यही किया मैंने। ये पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, पीई वो पोटेंशियल एनर्जी लिखा, ठीक है। अब व्हेन डाइपोल इज स्लाइटली displaced from stable equilibrium position, then it executes SHM। क्यों? स्टेबल इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे, रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगी। रिस्टोरिंग टॉर्क होती है, रिस्टोरिंग टॉर्क माइनस एम बी साइन थीटा। सो ये थीटा अगर छोटा है तो ये होगा माइनस एम बी थीटा। अब आपने यहां फॉर्मूलाज लिखता जाऊंगा। टॉर्क होता है आई अल्फा। कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने? 11th का रोटेशनल मोशन का, आई अल्फा। इसमें आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। आई अल्फा, अल्फा क्या होता है? डी टू थीटा बाई डी टी टू माइनस एम बी थीटा। ये लर्न होने चाहिए 11th के फॉर्मूलाज। आई इंटू डी टू थीटा बाई डी टी टू प्लस एम बी थीटा इक्वल टू 0। आई से डिवाइड करो, डी टू थीटा बाई डी टी टू प्लस एम बी बाई आई इंटू थीटा इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। डी टू थीटा बाई डी टी टू प्लस एम बी बाई आई इंटू थीटा इक्वल टू 0। जब आप एस एच एम पढ़ते हो तो आपने पढ़ा एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। सो डी टू वाई बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। ये आपके पास एस एच एम की इक्वेशन होती है, ये आपके पास एस एच एम होता है। सो ये एस एच एम है। दिस इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम विद ये जो पार्ट है ये क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर हुआ एम बी बाई आई, तो ओमेगा हुआ रूट एम बी बाई आई। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, ये हुआ रूट एम बी बाई आई। सो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आया 2 पाई रूट आई बाई एम बी। बिल्कुल सेम है ना, उसमें था 2 पाई रूट एम आई बाई पीई, इसमें क्या है? 2 पाई रूट आई बाई एम बी। ये सेम एग्जैक्ट सेम स्टेप्स हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किए। समझ में आ गया? याद आ गया सबको? प्लीज अपने हाथ से लिखिए, ये बोर्ड में आया हुआ है डेरिवेशन। इसीलिए मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कराया था, बोला था ये किसी दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाएगा तो आप कुछ कह नहीं सकते, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। ठीक है, प्लीज लिखिए इसको। नेक्स्ट इज बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। अब ये जो सोलेनॉइड है, आपने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सोलेनॉइड की देखी थी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बार मैग्नेट की देखी, दोनों लगभग सिमिलर हैं। नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, अंदर ऐसे घूम घूम के वैसा शेप बनता है। दोनों का फील्ड लगभग सिमिलर होती है। अब दोनों की अगर फील्ड सिमिलर है तो क्या ये दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं? उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सोलेनॉइड लिया, इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अगर इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें, वो अगर बार मैग्नेट वाली एक्सिस एक्सियल फील्ड के बराबर आ जाए तो हम इसको बार मैग्नेट की तरह कंसिडर कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर एक पी पॉइंट कंसिडर कर लिया।
अब ये जो x है बहुत बड़ा है, काफी लंबे डिस्टेंस पे मान रहे हैं। ये जो कॉइल है ये क्लोजली बाउंड कॉइल है, मतलब ऐसा नहीं है कि सोलेनॉइड ऐसे बना दिया, बड़े बड़े गैप्स नहीं है, गैप छोटे हैं। छोटे मतलब बहुत पास पास, पर मैं जान के इतना पास नहीं बनाया कि नजर ही ना आए। ठीक, सो बहुत क्लोजली बाउंड कॉइल है। इससे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन होती है, हाँ कि ना? सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेते हो। एक्स डिस्टेंस दूर मैंने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया dx लेंथ का, एक्स डिस्टेंस दूर मैंने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया dx डिस्टेंस का। सो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन dx लेंथ कितने हो जाएंगे? n dx, यस और नो? dx लेंथ में, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने? n, तो dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? n dx। क्या यहां तक सबको बात समझ में आती है? यस सर। अब मैग्नेटिक फील्ड इस dx लेंथ में एक कॉइल हो गई, आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड at P due to dx लेंथ कॉइल। इस पे एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा दो। एक्सिस वाला क्या फॉर्मूला था? म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स I पाई a स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह मतलब हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर। एक मिनट, मैंने दो वेरिएबल सेम ले लिए गलती से, इसको x ना लेके r ले लो। x इसको लिया था ना, म्यू नॉट एन आई पाई ए स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। पहले मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूं, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना हो गया? x r माइनस ए, r माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यही रिलेशन होता है बेटा, एक्सिस का यही फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट ए रेडियस, ठीक है, म्यू नॉट एन आई पाई ए स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू, वैसे फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट एन आई एरिया। फॉर्मूला क्या था? हमने ऐसे याद किया था, ट्वाइस म्यू नॉट एम बाय 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। याद है? हमने ऐसे लर्न किया था। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है? NIA, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2 से 4 काट दिया तो 2 पाई लिखा, डिस्टेंस हो गया r माइनस एक्स का स्क्वायर और ए स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? वैल्यूज पुट करो। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स कितने? n dx आई पाई ए स्क्वायर, पाई से पाई काट देते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 r क्यूब, बिकॉज r इज वेरी स्मॉल, r इज वेरी बिग। r बहुत बड़ा है x के कंपैरिजन में भी और a के कंपैरिजन में भी, तो r माइनस एक्स को r लिखा और फिर r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को r स्क्वायर लिख दिया, तो r स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो गई? r क्यूब। इंटीग्रेट करो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2r क्यूब इंटीग्रेशन dx। हाँ कि ना? लिमिट क्या होगी dx के इंटीग्रेशन की? -L से लेकर +L तक, ये 2L गैप है, डायपोल का 2L लेते हैं ना, तो -L से लेकर +L तक, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके 2L बनेगी।
म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2r³ इंटू 2l। इस स्टेप तक कोई दिक्कत? इस स्टेप तक किसी को भी कोई दिक्कत? नो सर। श्योर? हाँ जी। सबको क्लियर? हाँ जी। थ्री बाई टू बेटा इक्वेटोरियल लाइन वाला नहीं, एक मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस वाला होता है रिंग में, कॉइल में। ठीक है, अब एरिया वेरिया की फॉर्म में लिखना है तो फिर से पाए चाहिए यहां पे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाए n इंटू 2l आई पाई ए स्क्वायर बाय r³। लिख सकते हो? क्या किया? पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड, पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब क्या हुआ? n इंटू 2l क्या होगा? n इंटू 2l टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, 2l टोटल लेंथ है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हुए n इंटू 2l। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया क्या हो गया? मैग्नेटिक मोमेंट। तो आपके पास आया म्यू नॉट m बाय 2 पाई r³। ठीक है, सेम रिलेशन आ गया, म्यू नॉट m बाय 2 पाई r³। क्या फॉर्मूला था उसका? अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा? यहां लिख रहा हूं, ये रिलेशन क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट m बाय 4 पाई r³। यही रिलेशन पढ़ा था पहले अभी एक्सियल लाइन में। कहां गया एक्सियल लाइन? ये रहा, ये रहा, इससे भी पीछे ये रहा, ट्वाइस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय डिस्टेंस का क्यूब। एग्जैक्ट सेम रिलेशन। देयरफॉर इस रिलेशन के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर इट बिहेव्स एज बार मैग्नेट। इजी था, बस थोड़ा सा वेरिएबल्स और उन सब चीजों का ध्यान रखने वाला है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, सीबीएसई का जब आप सिलेबस देखोगे तो सबसे पहले टॉपिक लिखा हुआ है बार मैग्नेट, कॉमा बार मैग्नेट इज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। ये सिलेबस में वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ है कि हाँ ये कोर्स में है, हाँ ये कोर्स में है, पर ये पेपर में आज तक नहीं आया। इसका ये मतलब नहीं है कि आ नहीं सकता, ये आ सकता है। लॉजिक समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कॉपी का काम बाद में मैं पीडीएफ क्लास के बाद सेंड करूंगा, वो लिख लेना घर पे। एक्सिस वाला लगाया, बार मैग्नेट का नहीं लगाया जी, नहीं, मैंने एक्सिस वाला लगाया। सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी लेती है? मैंने क्योंकि छोटा सा कंसीडर किया सेक्शन, उसमें मैं उसे सर्कुलर कंसीडर कर सकता हूं। सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली उस छोटे की वजह से, फिर पूरे की जगह इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में काफी आता है, ये एग्जाम में काफी आता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गोलू गोलू कर रहा है, मतलब गोल घूम रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल गोल घूमता है तो यानी करंट आता है, चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो करंट आता है। अगर एक तरफ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट क्या हुआ? क्लॉकवाइज। तो साउथ पोल, पीछे से देखे तो नॉर्थ पोल। तो हर मैग्नेटिक एटम, हर एटम कैसे बिहेव करेगा? एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। हर एटम कैसे बिहेव करेगा? एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। सो एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है तो वो मैग्नेटिक डाइपोल बना रहा है। इसमें करंट कितना होगा? करंट होगा चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, टाइम कितना? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना करंट आएगा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से।
तो मैग्नेटिक मोमेंट वो कितनी प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक मोमेंट हो गई I इंटू एरिया EV बाई 2πr इंटू πr²। पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, हाफ EVR। ये मैग्नेटिक मोमेंट याद होगा, ये रिलेशन मैंने पहले भी पढ़ा है, चैप्टर 4 में भी करा है। अब एक छोटा सा इसमें एडिशनल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, अगर आप अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, MVR is NH upon 2π, याद है? Both second postulate, angular momentum of revolving electron is integral multiple of H upon 2π, याद है ये बात? MVR is NH upon 2π, तो VR की वैल्यू कितनी आ गई? NH upon 2πm। सब्सटीट्यूट कर दो सेकेंड को फर्स्ट में, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया? हाफ E NH अपॉन 2πm, तो रिलेशन आया E NH अपॉन 4πm। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की, n की वैल्यू हो गई 1, सो मैग्नेटिक मोमेंट होगा EH अपॉन 4πm, इसको बोलते हैं म्यू m। ये कहलाता है बोर्स मैग्नेटॉन, ये कहलाता है बोर्स मैग्नेटॉन। तो बोर्स मैग्नेटॉन क्या होता है? बोर्स मैग्नेटॉन is the magnetic moment associated with an electron revolving in first orbit of hydrogen atom। समझ में आ गया? इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं बोर्स मैग्नेटॉन, और इसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24। एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट है ना। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? एक बार दोबारा स्टेप्स देखो। मैंने क्या बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ ले रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, लिखने का काम बाद में हो जाएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ ले रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली मूव कर रहा है। चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो वो करंट इंड्यूस करता है, करंट पैदा करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। अब जब वो करंट प्रोड्यूस करेगा तो कितना करंट होगा? करंट होगा चार्ज अपॉन टाइम। टाइम कितना हुआ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। गोल घूम रहा है, डिस्टेंस कितना हुआ? 2πr, स्पीड कितनी हुई? v, तो EV बाई 2πr हो गया करंट जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इंटू एरिया। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? करंट इंटू एरिया, करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। करंट की वैल्यू आप निकाल चुके हो, एरिया हो गया πr²। कटिंग पिटिंग करो, आया हाफ EVR। अब VR की वैल्यू हमने निकाली बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम से। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में सेकंड पोस्टुलेट, तीनों करेंगे हम, फिजिक्स में भी है। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2π, H अपॉन 2π। तो MVR इज NH अपॉन 2π। इधर से VR की वैल्यू निकाली और इसमें सब्सटीट्यूट कर दी। रिलेशनशिप, इसका रिश्ता मेरे पास कितना आ गया? E NH अपॉन 4πm। और अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो N1 हो जाएगा। N क्या होता था इसमें? N क्या होता था? N होता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर शेल नंबर। शेल नंबर ही होता है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखा आती है मेरी केमिस्ट्री। सो प्रिंसिपल N क्या है? शेल नंबर।
हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम ही क्यों बोला, किसी के लिए भी फर्स्ट क्यों नहीं, क्योंकि ये थ्योरी सिर्फ किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए मैग्नेटिक मोमेंट जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यू बी, इसको बोलते हैं बोर्स मैग्नेटॉन, म्यू बी। यहां तक समझ में आ गया, सबको लॉजिक क्लियर है। नेक्स्ट, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम मैग्नेटिज्म में क्या कहती है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम क्या कहती है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। उसमें मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। अगर मैं गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए लगाऊं तो वो क्या होगी, जीरो। सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि डाइपोल में एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव होता है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। मैग्नेट में तो मोनोपोल होता ही नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, हमेशा जीरो। सो गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म क्या होती है, गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म कहती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, ये नया टर्म हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स over a closed surface is always जीरो। क्यों जीरो, मतलब ये मैथमेटिकली बना, इंटीग्रल b डॉट डी एस हमेशा क्या होगा, जीरो, बिकॉज मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल। अगर सिंगल पोल होता तो इंटीग्रल b डॉट डी एस क्या हो जाता, म्यू नॉट टाइम्स m। तो डाइपोल के लिए क्या बनेगा, डाइपोल के लिए बनेगा इंटीग्रल b डॉट डी एस इज म्यू नॉट टाइम्स m माइनस m, क्योंकि नॉर्थ और साउथ है, नॉर्थ का प्लस m, साउथ का माइनस m, टोटल कितना हो गया, जीरो। ये कभी नहीं पूछा जाता, स्टेटमेंट कभी काम आ जाए तो आ जाए। ये था आपका बेसिक मैग्नेटिज्म, किसका, बार मैग्नेट का। हाँ जी सर। सर मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? कौन सा है बेटा, अब डाइपोल, बहुत बड़ा बार मैग्नेट ले लो, आप बहुत बड़ा बार मैग्नेट ले लो, इतना बड़ा ले लो कि एक पोल का दूसरे पोल पे इफेक्ट लगभग खत्म हो जाए, तब आप उस एक सिंगल पोल के इफेक्ट को कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज जब भी आप बार मैग्नेट लोगे वो हमेशा पेयर में होगा, आप तोड़ के अलग अलग भी करना चाहोगे तब भी पेयर में होगा। ये आप फेरोमैग्नेटिज्म में पढ़ोगे, उसमें मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं। अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया ना आपको कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से हर एटम एज अ मैग्नेट की तरह काम करता है। तो जब भी हम बार मैग्नेट की बात करेंगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, इनको बोलते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स। ये डोमेन्स एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं तो वो मैग्नेट का काम करते हैं। जब आप उसे तोड़ दोगे अलाइनमेंट फिर भी रहेगा, आधों का रहेगा, पर वो मैग्नेट की तरह काम करता रहेगा। इसकी डिटेल में अगली क्लास में बात होगी जब हम बात करेंगे फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म की। ठीक है, नेक्स्ट, धरती माता का चुंबकीय क्षेत्र, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। बहुत आसान है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन आएगा तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि इसी टॉपिक पे से आए। अगर इस चैप्टर में क्वेश्चन आएगा तो 99% रादर प्रोबेबिलिटी है कि वो अर्थ मैग्नेटिज्म में से आए। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ को, ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ को एक एक्सिस के अबाउट वो कंटिन्यूअसली क्या करती है, रिवॉल्व करती है। मालूम है सबको?
अर्थ रिवॉल्व करती है एक एक्सिस के अबाउट, ये रही अर्थ की रेवोल्यूशन की एक्सिस, इसके अबाउट वो रिवॉल्व करती है। ये जो टॉप पॉइंट होता है इसको बोलते हैं GS, यहां लिख देता हूं फुल फॉर्म में, ये है GN, सॉरी टॉप है, ये है जियोग्राफिक नॉर्थ। जो ये बॉटम है ये है जियोग्राफिक साउथ। जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? अर्थ के अंदर आपको मालूम है मैग्मा है, बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये बोलते हैं कि अगर हम कंसिडर कर लें कि अर्थ में कोर में एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट पड़ा हुआ है, मान ले कि अर्थ की कोर में एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट पड़ा हुआ है, ये वाला पॉइंट है, इसकी एक्सिस जो है वो अर्थ की ज्योग्राफिक एक्सिस से सेम नहीं होती, थोड़ी डिफरेंट होती है। यहां पे बनता है मैग्नेटिक साउथ, यहां होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। MN स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक नॉर्थ, MS स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक साउथ। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी वजह से होती है, तो ऐसे दिखती है, तो इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। इसीलिए हमने कंसिडर कर लिया कि अर्थ को मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मैग्नेट अर्थ के अंदर है, जिसकी वजह से चारों तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। सो धरती का चुंबकीय क्षेत्र होने का कारण क्या है? ये बड़ा सा इमेजिनरी मैग्नेट जो अर्थ की कोर में है। ये जो एक्सिस आपको नजर आ रही है, ये वाली एक्सिस, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। जो एक्सिस आपको अर्थ की दिख रही है, जिसके अबाउट अर्थ रिवॉल्व कर रही है, इस एक्सिस को बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। पहली कौन सी? मैग्नेटिक एक्सिस। दूसरी कौन सी? ज्योग्राफिक एक्सिस। इतना बेसिक समझ में आया? अब अगर हम धरती के चुंबकीय क्षेत्र में, हम इस वक्त अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देता हूं तो क्या होगा? बार मैग्नेट का नॉर्थ कहां अट्रैक्ट होगा? अर्थ के साउथ की तरफ। कौन सा साउथ? मैग्नेटिक साउथ, जहां वो मैग्नेटिक फील्ड का साउथ है। होगा कि नहीं होगा? मैग्नेटिक साउथ मतलब अप्रोक्सीमेटली ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो हम क्या बोलते हैं कि फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का नॉर्थ कहां पॉइंट करेगा? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ नहीं करता, वो कहां करता है? मैग्नेटिक साउथ की तरफ। सो इनडायरेक्टली वो कहां करता है? ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, बस थोड़े से एंगल पे। कितना एंगल? करीब 11-12 डिग्री का एंगल। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन या मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अभी आऊंगा उस बात पे। इतनी बात समझ में आया? अब जिस तरह से ये एक्सिस है उसी तरह से इसके इक्वेटर्स भी होंगे। ये होगा ज्योग्राफिक इक्वेटर, और मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर चलेगा मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है? ज्योग्राफिक इक्वेटर इंडिया से पास नहीं करता, मैग्नेटिक करता है। नाउ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट always points in
मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट पॉइंट्स टूवर्ड्स magnetic south, which implies geographic north. तो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का नॉर्थ कहां पॉइंट करता है? धरती के नॉर्थ की तरफ नहीं करता, थोड़ा सा एंगल पे करता है। पहले के टाइम में सेलर्स को पता नहीं होता था नॉर्थ में जाना तो कहीं और पहुंच गए, वो तो मैग्नेटिक कंपास यूज करते थे। मैग्नेटिक कंपास पॉइंट कर रहा है, भाई इधर है नॉर्थ, उधर नहीं है, उधर कौन है? उधर ज्योग्राफिक साउथ है, उससे एंगल पे है नॉर्थ। अब पता है तो उतनी एडजस्टमेंट करके चलते हैं सेलर्स कि इतने एंगल पे हम जा रहे हैं तो ये नॉर्थ में नहीं लेके जाएगा, नॉर्थ पे कौन लेके जाएगा? थोड़े से एंगल्स ले जाएंगे। इसको बनाने के लिए जैसे आपके पास वो होते हैं लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, वो ज्योग्राफिक है, उसी तरह मैग्नेट के भी मैप्स बनते हैं, इनको बोलते हैं मैग्नेटिक मैप्स। अभी आऊंगा उस पे भी, उसमें सिर्फ 3 लाइनें पढ़नी है आपको, ज्यादा कुछ नहीं। इतनी बेसिक बात समझ में आ गई। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हम 3 टर्म्स यूज करते हैं। आज के पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अर्थ मैग्नेटिज्म का यही है। तो हाँ जी, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन थोड़ा फिर से बता दो प्लीज। मैं वही शुरू कर रहा हूं सर। अच्छा, इनको बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक एलिमेंट्स कौन है? मैग्नेटिक एलिमेंट्स 3 होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली डिफाइन करते हैं। पहला है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन या सिंपली एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन या एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है? इट इज द एंगल between magnetic axis and geographic axis। दोनों एक्सिस के बीच का जो गैप एंगल होगा उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। दोनों जो एक्सिस आपको दिख रही थी, कौन कौन सी एक्सिस थी? मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस, उनके बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। दूसरा पॉइंट, अगर मेरे पास ये मैग्नेटिक एक्सिस है, अगर मैं इसको ऐसे बीच में से काट दूं, प्लेन की फॉर्म में बनाऊं, और ये मैग्नेट में भी प्लेन की फॉर्म में बनाऊं, तो इनको बोलते हैं मेरिडियन। ये प्लेन, इसको नाम दिया मैंने जियोग्राफिक मेरिडियन। इससे थीटा एंगल पे जो प्लेन होगी, थीटा एंगल पे प्लेन क्यों होगी? एंगल पे होता है ना मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस। सो ये जो प्लेन थीटा एंगल पे है, डेक्लिनेशन एंगल पे, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। सामने देखो, ध्यान दो, मेरे पास बार ये कंपास है, मैग्नेटिक कंपास, वो इधर पॉइंट कर रहा है सपोज, तो मतलब ये जो प्लेन है, ये प्लेन सपोज वो इधर पॉइंट कर रहा है मैग्नेटिक कंपास, तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या होगी? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या होगी? मैग्नेटिक मेरिडियन। जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पे धरती माता का, वो इस मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है। मतलब अगर इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैं इसको फ्रीली सस्पेंड कर दूं तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, ये एंगल पे आ जाएगा। मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी अर्थ की, वो हॉरिजॉन्टल नहीं होती, वो एंगल पे होती है। इसके 2 कंपोनेंट्स बनते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल के साथ, इस डेल्टा एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। हॉरिजॉन्टल को BH, वर्टिकल को BV। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of Earth's magnetic field
ये क्या है बी एच, और ये कितना होगा बी कॉस डेल्टा, ऑब्वियसली और नॉट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट बी वी, ये होगा बी साइन डेल्टा। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला कि बार मैग्नेट, मेरे जो मैग्नेटिक कंपास है वो इधर पॉइंट कर रहा है, तो ये जो प्लेन है ये प्लेन क्या होगी मैग्नेटिक मेरिडियन, इससे एंगल पे एक्चुअल में ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा। सो बार मैग्नेट को अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्रीली सस्पेंड करूं तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, वो एंगल पे आ जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड है वो एक क्या है एंगल पे, और उस एंगल को हम क्या नाम देते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या नाम देते हैं एंगल ऑफ डिप। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए पहला पॉइंट क्या था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, दूसरा चाहिए होता है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या है, एंगल ऑफ डिप इज द एंगल बिटवीन net magnetic field of earth and horizontal, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 0 डिग्री होती है इक्वेटर पे। कौन सा इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, और 90 डिग्री होती है पोल्स पे। कौन से पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स। मतलब अगर मैं एंगल ऑफ डिप की बात कर रहा हूं इक्वेटर पे तो वो 0 डिग्री है, तो इक्वेटर पे बार मैग्नेट को मैं फ्रीली सस्पेंड करूंगा वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। पोल्स पे जाऊंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पकड़ूंगा बार मैग्नेट वर्टिकल हो जाएगा अपने आप। मतलब एंगल ऑफ डिप वहां पे क्या है 90 डिग्री। सो जितना आप इक्वेटर से ऊपर जाओगे उतना एंगल ऑफ डिप बढ़ता चला जाएगा। सो ऐसा क्वेश्चन एक बार आया हुआ है पेपर में, ये बताया, कहता है कि केरला में 5 डिग्री 6 डिग्री का एंगल ऑफ डिप है, बताओ इंग्लैंड में ज्यादा होगा या कम होगा। ज्योग्राफी आनी चाहिए ऊपर इक्वेटर से और दूर है इंग्लैंड, ठीक है ना, तो क्या होगा वहां पे ज्यादा होगा। तो पोल्स इक्वेटर पे कितना है 0 डिग्री और पोल्स पे कितना है 90 डिग्री। ये बात सबको सर समझ पर में ये मैग्नेटिक इक्वेटर के हिसाब से है ना। हाँ जी, मैग्नेटिक इक्वेटर तो इंडिया में मैग्नेटिक इक्वेटर केरला के कहां पर है, हाँ, हमें केरला कैसे से पास होता है। मैंने इसीलिए 5-6 डिग्री बोला, तो केरला में सारी जगहों से थोड़ी ना पास होता है, किसी एक जगह से होगा। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया बेटा, बस आप उसकी इतनी भावनाओं में मत घुसो कि भावनाएं व्यक्त ना हो पाए। ये दोनों एंगल एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में है ना। कौन से बेटा, दोनों एंगल्स डिक्लिनेशन और डिप। हाँ हाँ, प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन्स में नहीं है। डिक्लिनेशन तो दो प्लेन्स के बीच का एंगल है, डिप इधर है इस प्लेन में। ठीक है ना। तीसरा जो चीज हमें चाहिए होती है धरती की मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए, थर्ड, वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। BH, ये BH की वैल्यू क्या है अभी आपने देखा, B cos डेल्टा। सो 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का एंगल। दूसरा एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तीसरा एंगल ऑफ तीसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, वो तो आपने देख लिया। इसमें रिलेशन में एक और बात ध्यान रखनी है, दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो तो BV by BH कितना आएगा, tan डेल्टा। ये सब पॉइंट्स मैं कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जब मैं थोड़ा सा और जो पोर्शन बचा उसको कराऊंगा, उसके बाद इसके क्वेश्चंस की फॉर्म में करूंगा, ठीक है ना, तब ये और क्लियर होगा। अब मैग्नेटिक मैप्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक मैप्स लास्ट टॉपिक है ये। मैग्नेटिक मैप्स 3 तरह से बनते हैं, 3 तरह की लाइन होती हैं। पहली होती है आइसोगोनिक लाइंस, आइसोगोनिक लाइंस कौन सी होती हैं,
आइसोगोनिक लाइंस वो होती हैं जिसमें कि लाइंस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग पॉइंट्स ऑन अर्थ हैविंग इक्वल वैल्यू ऑफ डेक्लिनेशन। नाम याद रखना बड़ा इजी है। देखो 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स है ना, तो अगर मैं तीनों, पहला मैग्नेटिक एलिमेंट कौन सा था, डेक्लिनेशन, बराबर डेक्लिनेशन वाले सारे पॉइंट्स को जोड़ दूं तो जो लाइंस बनेंगी वो कौन सी होती है, आइसोगोनिक। दूसरी मैंने कौन सी बोली आपको, एंगल ऑफ डिप बोली ना, एंगल ऑफ डिप, सेकंड नंबर पे एंगल ऑफ डिप कराया था। एंगल ऑफ डिप वाली जो इक्वल वाले पॉइंट्स की लाइन होती है उनको बोलते हैं आइसोक्लिनिकल। आइसोक्लिनिकल लाइंस कौन सी होती हैं, लाइंस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल एंगल ऑफ डिप। और तीसरी होती है आइसोडायनेमिक। ये कौन सी लाइंस हैं, लाइंस फॉर्म्ड by joining points having equal horizontal component of Earth's magnetic field, इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोडायनेमिक। तो मैग्नेटिक मैप में ये 3 तरह की लाइंस बनती हैं। आज का काम क्या है आपका, पूरा कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कीजिए। अगली क्लास में पहले मैं इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस की फॉर्म में कराऊंगा, फिर रिमेनिंग पोर्शन करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।